सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो लास्ट क्लास में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, तो कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया था मैंने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चलिए देखिए, तो आज मैं तुम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बातें करने जा रहा हूँ। देखो कुछ रूल्स बता देता हूँ तुम लोग को, ताकि सारी बातें क्या हो जाए, आप लोग को क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने आपको एक बार रिकैप कर लेते, जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को। सबसे पहला ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगेगा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे। विच एवर इज ग्रेटर, नंबर 1 एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, दोनों में जो ज्यादा होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में कंपेयर करोगे, दोनों में ज्यादा कौन है, जो ज्यादा होगा वही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में जो कंपेयर करोगे ना, जो ज्यादा होगा उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो कम होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट का एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके क्या निकाल सकते हो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। छूट के नाम पे आपको क्या मिलता है, पहला म्युनिसिपल टैक्स, बट पेड बेसिस मिलेगा, और पेड भी किसको करना है, ओनर को पे करना, ये शर्त है। दूसरा अनरियलाइज रेंट का फुल डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 4 रूल्स फुलफिल करना पड़ेगा सेक्शन 4 के। तो आ जाएगा एनुअल वैल्यू घटाकर। एनुअल वैल्यू में क्या घटाना है आपको, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई खर्चे का नाम मत लेना, सिर्फ 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया जाता है। और फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन, 2 प्रकार के इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलता है, पहला प्रीवियस ईयर का, दूसरा कंस्ट्रक्शन पीरियड का। समझ में आ गया। आज मैं तुम लोग को कुछ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल्स के बारे में बताता हूँ। तो आज एक काम करता हूँ, सारे रूल्स खत्म कर देता हूँ, ताकि आराम से अपन क्वेश्चन क्या कर सके, बना सके, और ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन है भी नहीं। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला, चलो आज कुछ रूल्स बताता हूँ। जैसे सबसे पहला रूल्स बताता हूँ, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर सम मंथ, हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर सम मंथ। मान लीजिए आपके पास क्या है, कुछ हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको आप किराए पर देते हो, हमेशा हाउस प्रॉपर्टी क्या करते हो, किराए पर दे देते हो। तो बेटा अगर जैसे हाउस प्रॉपर्टी आपके पास और आप इसको किराए पर दे दिए, तो कुल मिला के साल में कितने महीना होते हैं, 12 महीना होते कि नहीं होते। तो मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपने 8 महीने तक किराए पर दिया। 8 महीने तक किसमें दिया, किराए पर। 4 महीना आपका मकान क्या रहा, खाली रहा। वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली रहना। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली रहना। 4 महीने आपका मकान जो रहा ना, वो क्या रहा, खाली रहा, ठीक है, किराए पर नहीं दिया गया था। ठीक, तो ऐसे मकान खाली था। अच्छा, खाली भी रहना चाहिए, सचमुच खाली होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि अपने घर का पेटी रख दिए, साइकिल रख दिए, सामान रख दिए ना। खाली मतलब सचमुच खाली। मतलब कहने का मतलब ये कि हाउस प्रॉपर्टी कुछ महीने किराए पर था, कुछ महीने क्या था, खाली था। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता है क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा ना, वो कितना होगा पता है, एक्चुअल रेंट रिसीव, जो एक्चुअल में रेंट रिसीव्ड होगा ना आपको साल भर का, वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। कोई कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं है। जो देखते हैं ना अपन म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, ज्यादा कम देखते नहीं है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ वही तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को। हाँ, नहीं रख सकता बिल्कुल भी। सामान रख दिया तो फिर यूज हो गया, यूज नहीं करना है, बकायदा सचमुच खाली रहना चाहिए। समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, 8 महीने का किराया, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो 8 महीने किराए पर था, अब 1 महीने का किराया मान लो 10,000 रुपया है, तो 8 महीने तक कितना मिला होगा, 80,000। तो 80,000 ही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। अगर 1 महीने भी किराए पर दिए थे और पूरा 11 महीने खाली था, तो 1 महीने का किराया तुम्हारा क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बशर्ते सचमुच खाली रहना चाहिए। उसको किसी पर्पज से इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि अपने मेहमान को रहने के लिए दे दिए, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिए ना, सचमुच खाली होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को। तब आपका क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ वही तुम्हारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। मतलब कई बार क्वेश्चन में अगर खाली वगैरह बात आ जाए तो समझो हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है कि नहीं, कोई लफड़ा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा वैल्यू। अब आप बोलोगे व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर सम month and house property uses as self occupied या self purpose in vacant period, या self purpose at the time of vacant period। देखिए जैसे क्या हुआ,
आपने क्या किया था, कुछ महीने आपका मकान क्या रहा, किराए पर चढ़ा था, और कुछ महीना आपका मकान क्या था, खाली था। लेकिन खाली रहने के दौरान आपने क्या किया, मकान को सेल्फ यूज कर लिया या किसी पर्पज से क्या कर लिया, यूज रहा, मतलब खाली रहा, क्या इवन अपने घर का पेटी ही रख दिया, तो ये माना जाएगा कि मकान पूरे भर किराए पर था। क्या माना जाएगा, देखो अगर खाली था सचमुच खाली रहना चाहिए, अगर खाली नहीं था तो ये माना जाएगा कि साल भर आपने मकान किराए पर दिया था। फिर आप जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे ना, एज पर रूल निकालोगे। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, एज पर रूल, जैसे रूल में फाइंड आउट करते हो ना आप लोग, जैसे निकालते हैं उसी के हिसाब से क्या करोगे, निकालोगे। फिर वही एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट वगैरह वगैरह देख के वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये होता है, कोई दिक्कत। तो अभी तक हमने क्या देखा, वैकेंट पीरियड की बात की। इसके बाद हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि अगर वैकेंट पीरियड के दौरान आपका मकान कुछ समय तक क्या रहे, खाली रहे तो क्या होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात, ठीक है, ये होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। चलो अब कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। कंडीशन नंबर 3, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज यूजेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ पर्पस या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड वो भी किस पर्पस से, रेसिडेंशियल पर्पस से। कैसे, रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल, हाँ रेसिडेंशियल पर्पस से, मतलब रहने के लिए। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जैसे मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, और इस हाउस प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर रहे हो, आपने किराए पर नहीं दिया है, पूरे साल भर आप इसको सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हो। सेल्फ भी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। रेसिडेंस के तौर पे आप क्या कर रहे हो, रेसिडेंस के तौर पे आप इसको क्या कर रहे हो, रेसिडेंस के तौर पे क्या करो, इस्तेमाल करो, अपने खुद के रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या आपको कुछ किराया मिल रहा है यहाँ से, कोई किराया नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पता है इसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकालते हैं, सीधा निकालते हैं एनुअल वैल्यू। और ऐसे प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होता है, नील होता है। कभी भी याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप खुद इस्तेमाल करोगे, रहने के लिए इस्तेमाल करोगे, पूरे 12 महीने खुद इस्तेमाल करोगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकाली जाती है, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, सीधापन आ जाता है एनुअल वैल्यू में। और ऐसी प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होता है ना, वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। और अगर खर्चे की छूट की बात करोगे तो सिर्फ एक ही चीज का छूट मिलेगा, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने घर बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है ना, तो उसका छूट मिलेगा, इसके अलावा और कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। और वो भी कितना मिलेगा मालूम है, या तो साल भर में सबसे ज्यादा, या तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, इसमें भी लिमिटेशन है, या तो मैक्सिमम आपको अप टू ₹30,000 तक मिलेगा, या तो आपको फिर कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए तक मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। और जब इसमें से जीरो में से अगर आप कुछ वैल्यू को घटाओगे इंटरेस्ट को, तो आंसर क्या आएगा, लॉस में आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, आपको लॉस आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, लॉस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है। क्या बोला मैंने, बताओ, प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग, रेसिडेंस के पर्पस से। तो एनुअल, डायरेक्ट एनुअल वैल्यू आएगा। एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। एक ही चीज की छूट मिलेगी, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, आप कितना छूट पाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ शर्त पूरी करनी पड़ेगी, और शर्त हम बाद में बताएंगे। समझ में आ गया। और शर्त पूरी नहीं कर पाओगे तो फिर कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें जनरली लॉस फॉर्म क्या आएगा, हाउस प्रॉपर्टी ही आएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट, की नंबर 4, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज यूजेस एज सेल्फ बिजनेस और प्रोफेशन। जब आप हाउस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हो, खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या फिर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोफेशन के, रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किराए पे दिए हो क्या, नहीं, खुद के बिजनेस के लिए या फिर किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों यहाँ बातें ही नहीं करना, ऐसे सिचुएशन में यहाँ कुछ बातें ही नहीं करना। अपन बोलेंगे एप्लीकेबल ऑन पीजीबीपी हेड। क्या बोलेंगे, पीजीबीपी हेड। इसकी बात यहाँ नहीं होगी, इसकी सारी बात कहाँ होगी मालूम है, देखो मैंने बताया था 5 हेड्स होते हैं ना इनकम के, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसकी बात फिर कहाँ करेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन में, क्योंकि आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पज से। तो इसकी यहाँ बात ही नहीं करनी है, सीधी इसकी बात कहाँ होगी, सारी बात
बिजनेस एंड प्रोफेशन में बात होगी। कैसे वहां बात होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन में बात होगी। मतलब अगर ऐसा लिखे रहेगा ना, वहां डैश कर देना। क्या कर देना? उस पार्ट को डैश। यहाँ कुछ होते ही नहीं है। जो कुछ बात होगा, जो भी छूट होना है, जो भी कुछ मिलना है, सब कहाँ मिलेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि आप वो प्रोपोर्शन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? बिजनेस एंड प्रोपोर्शन में बात कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी को। समझ में आया? चलो, तो 4 रूल है बॉस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्या बोला मैंने? अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी साल भर में किसी महीने खाली रहा और कुछ महीने क्या रहा? खाली रहा, किराए पर रहा, कुछ महीने खाली रहा, तो सचमुच खाली होना चाहिए ना। घर का एक सामान भी नहीं रखना वहां पर, ठीक है? खुद भी नहीं रहना वहां, जाना भी नहीं है झाड़ू पोछा के लिए, खाली रहना चाहिए। समझ में आया? क्या आना चाहिए? खाली। अच्छा, जा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन खाली रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीव ही क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। जो एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कोई रूल रेगुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला कंडीशन, अब बोलोगे सर मैं हाउस प्रॉपर्टी मेरा किराए पर तो था कुछ महीने, लेकिन जब खाली था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, कोई भी पर्पज से मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो क्या खाली मानेंगे? तो खाली नहीं माना जाएगा, माना जाएगा साल भर किराए पर था। तो जैसे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हो ना रूल के अकॉर्डिंग, वैसे ही आप क्या करेंगे? निकालेंगे। समझ में आ गया? एंड देन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हो? सेल्फ रेसिडेंशियल पर्पज से यूज करते हो, सेल्फ रेसिडेंस के तौर पे यूज करते हो। तो ऐसे में क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात नहीं करोगे, म्युनिसिपल टैक्स की बात नहीं करोगे, सीधा से घर का क्या निकालोगे? डायरेक्ट एनुअल वैल्यू। और ऐसे घर का एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो, नील होता है। क्या होता है? एनुअल वैल्यू नील होता है। और उसमें इंटरेस्ट और लोन का ही छूट मिलेगा। कितना मिलेगा बॉस? 30,000 या फिर 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा। लिमिटेशन है, लिमिट में मिलेगा 30,000 या फिर 2 लाख, ठीक है? तो उसको घटा देना, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या था तुम्हारा? अगर आप मकान को कैसे यूज कर रहे हो? सेल्फ बिजनेस के लिए या सेल्फ प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर यहाँ बातें नहीं करना। सारी बात कहाँ होगी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके। अच्छा, एक और मैंने रूल पढ़ाया था, आपको याद होगा। पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? आप लोग को याद करो, याद है? किसका निकालते थे अपन लोग? ऑफ एनुअल वैल्यू का। किसका निकालते थे? ऑफ एनुअल वैल्यू। ये रूल था कि नहीं था? तो बेटा कभी कभी पता है, ये कभी कभी ना अलाउड होता है, कभी कभी अलाउड नहीं होता है। कभी कभी अलाउड है, कभी कभी आप 30% घटा सकते हो, और कभी कभी आप अलाउड नहीं होता, डिसअलाउड होता है, आप नहीं घटा सकते। अब बोलोगे सर कब नहीं घटाएंगे, कब घटाएंगे? तो कभी भी याद रखना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तब अलाउड होता है जब आपका एनुअल वैल्यू पॉजिटिव आए। एनुअल वैल्यू कब हो? हाँ, जब आपका इफ या व्हेन एनुअल वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर एनुअल वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? प्लस के फॉर्म में, तभी अलाउड होता है, तभी आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एनुअल वैल्यू इफ एनुअल वैल्यू इज नील, अगर आपका एनुअल वैल्यू नील हुआ और इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ? नेगेटिव, तो कभी भी याद रखना स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे आपने पढ़ाया, जैसे मान लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, सपोज ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया हमारे क्वेश्चन में, मान लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया 50,000 रुपए। कितना आ गया? 50,000 रुपए। इसमें क्या घटाते हैं अपन? म्युनिसिपल टैक्स घटाते हैं ना। अब मान लो आप म्युनिसिपल टैक्स 20 साल से नहीं पटाए थे, होता है, तो नहीं पटाए थे, छूट मिला था क्या? अब मान लो 20 साल का एक साथ पटा दिए। अब 20 साल का म्युनिसिपल टैक्स बन रहा मान लो 80,000 रुपए, तो 80,000 पे कर दिए, पूरा 80,000 का छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 50 साल में 80,000 आप घटा दोगे, कितना आया? माइनस में आया 30,000। ये एनुअल वैल्यू नील आया, माइनस में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट नहीं मिलेगा, सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन का खाली मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये होता है बच्चों कहानी। कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं तो ये कुछ रूल्स है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ओके, समझ में आया? अच्छा, इसको सुधार लेना, गलती से अगर कुछ गलत लिखा गया, इसको पीजीबीपी बोलते हैं ना, पीजीबीपी। हाँ, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन जब उसको पढ़ाऊंगा तो सब फुल फॉर्म सब लिखाऊंगा, फुल फॉर्म क्या पूरा रूल भी लिखाऊंगा, ठीक है? चलो ध्यान दो। ओके, अब मैं आपको रूल सिखाने वाला हूँ, किसके रिगार्डिंग मालूम है? वो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, मैंने आपको सिखाया था ना, हमने आपको सिखाया था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या बनवाते हो, ठीक है, जो हाउस प्रॉपर्टी जिसको किराए पर देने वाले हो या कोई भी प्रॉपर्टी का, तो उस पर अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो गवर्नमेंट उसका क्या देती है? छूट देती है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का। वो भी कौन सी बेसिस पे? ड्यू बेसिस पे। किस बेसिस पे छूट दिया जाता है? ड्यू बेसिस पे आपको छूट दिया जाता है। चाहे आप इंटरेस्ट पे करो या ना करो, आपको डिडक्शन क्या होगा? मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स की जैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना बच्चों, 2 प्रॉपर्टी का होता है। कौन सी प्रॉपर्टी का होता है? 2 प्रॉपर्टी का। एक प्रॉपर्टी होती है लेट आउट प्रॉपर्टी,
कौन सी प्रॉपर्टी? लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं डीम लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। दो बार लिखा गया क्या? एक तो होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होती है डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब लेट आउट पे समझी जाए, ठीक है। खैर डीम को भी इग्नोर करो, फिलहाल समझो लेट आउट मतलब किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी। एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी वाला होता है, और एक होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो आप सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी है? लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा, उसका आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, चाहे करोड़ों रुपए में इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों ना हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है तो उसका कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन बने, करोड़ों रुपए क्यों ना बने, कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे वहां लिमिटेशन था ना 30,000 और 2 लाख वाला, कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 100% क्या मिलेगा? डिडक्शन आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक, अच्छा। टेंशन किसका है? सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब इसमें भी दो है, इसमें भी 2 है ना। अच्छा, इसमें भी क्या है? 2 है। अच्छा, इसमें भी 2 है, याद रखना, इसमें भी 2 है। एक तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर वाला है, एक तो प्रीवियस ईयर वाला पूरा मिलेगा, और एक कौन सा वाला है? कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला है। तो दोनों मिलेगा, प्रीवियस ईयर वाला भी मिलेगा, कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला भी, कोई लिमिट नहीं, दोनों का डिडक्शन मिलेगा, दोनों का डिडक्शन मिलेगा, चाहे प्रीवियस ईयर वाला हो, हाँ पूरा 100% मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके। अब इसमें सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी क्या है कहानी देख लो। सेल्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, अब इसमें 2 चीज होता है, एक तो प्रीवियस ईयर वाला होता है, और एक कौन सा होता है मालूम है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कौन सा वाला होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जब आपका मकान बन रहा था तब। तो दोनों चीज को आपको देखना पड़ेगा, एक पिछले साल वाला और एक जब तुम्हारा मकान क्या हो रहा था? बन रहा था। तो पहले बात आती है किसकी? प्रीवियस ईयर की। किसकी बात आती है? प्रीवियस ईयर की। तो मैंने आपको सिखाया कि प्रीवियस ईयर में सेल्फ प्रॉपर्टी में कितना मिलेगा, या तो मैक्सिमम अप टू ₹30,000 तक मिलेगा, ठीक है, या फिर कितना मिलेगा? मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख तक मिलेगा। आपको कौन सा छूट चाहिए बताइए साल भर? और ये रूल किसके लिए बता रहा हूँ? सेल्फ प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए बता रहा हूँ? सेल्फ के लिए बता रहा हूँ ना। किसके लिए बता रहा हूँ? सेल्फ। देखो सेल्फ में लिमिटेशन है, कई बार बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, लेट आउट में रूल लगा देते हैं। भैया सेल्फ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल्फ में इंटरेस्ट ऑन लोन में डिडक्शन जो है वो लिमिटेड है, कितना है? 30,000 है, फिर 2 लाख। तो आपको कौन सा पाना है बताओ? 2 लाख पाना है, तो उसके लिए बच्चों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तो शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त है वादा करो लोन टेकन, पहला शर्त है वादा करो कि लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पहला वादा करो कि जो आपने लोन लिया है ना वो किस लिए लिया है? मकान को बनवाने के लिए लिया है या फिर मकान खरीदने के लिए। अच्छा, एक वर्ड आता है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझते हो? कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन में अंतर क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वहां पे खाली जमीन है। जमीन क्या है? अब खाली जमीन पर आप मकान बनवा रहे हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि वहां पर आपका मकान बना हुआ था, ऑलरेडी मकान क्या था? बना हुआ था, उसके ऊपर आप और एक फ्लोर बना रहे हो, तो उसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन। मतलब ऑलरेडी मकान बना हुआ था, उसके ऊपर एक और फ्लोर बना रहे हो, 2 फ्लोर और बना रहे हो, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दोनों में अंतर है। जब भी कंस्ट्रक्शन बोले समझ जाना क्या है कंस्ट्रक्शन का मतलब? खाली जमीन पर मकान बना रहे हो, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो पहले वादा करो कि जो मकान तुम बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? वेरी गुड, ठीक। नंबर 2, दूसरा वादा करो कि लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल 1999 और आफ्टर। ये भी वादा करिए कि लोन जो आपने लिया था ना आफ्टर 1 अप्रैल 1999, वादा करिए कि जो लोन आपने लिया था वो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिया था या उसके बाद लिया था, उसके पहले नहीं लिया था। क्या सर? जो लोन लिया था ना तुमने, पहला वादा क्या है आपका? वादा करो कि पहला लोन जो लिए थे घर बनवाने के लिए या खरीदने के लिए लिए थे। दूसरा वादा करो जो लोन लिए थे वो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिए थे या उसके बाद लिए थे, उसके पहले नहीं लेना है। अच्छा, उसके पहले नहीं लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये शर्त है। और तीसरी शर्त है हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड विथ इन
3 years या 4 years, within 4 years from the year when loan was taken। मतलब जिस साल आपने लोन लिया था ना, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया है, सपोज आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 2004 को लोन लिया था, ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को लोन लिया था। तो 1 अप्रैल 2004 वाले साल को गिनते हुए, तो कौन से साल में लिया था, 2004-5 में लोन लिया था ना आपने, तो वो वाले साल को लोन गिनते हुए 4 साल, तो कितना साल होगा, 2005-6, 6-7 और 7-8, सॉरी 8-9, कितना, हाँ ओ सॉरी एक मिनट 6-7 और 7-8, ये 4 साल में मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जो सेशन से लोन लिया है, जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया अक्टूबर 2021 में लोन लिया मान लो, तो अक्टूबर 2021 सेशन कौन सा है भाई, 21-22, तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ये 4 साल के अंदर आपका मकान बनकर तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, 4 साल के अंदर मकान तैयार कर लो, ठीक है। ये 3 शर्त पूरी करनी है। अगर ये तीनों की तीनों शर्त पूरी कर दोगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, रूल है भाई, एक भी शर्त मिस नहीं होना चाहिए। ये तीनों की तीनों शर्तें, कौन सी शर्तें, तीनों की तीनों शर्तें क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। कोई एक शर्त भी नहीं ना, तीनों की तीनों शर्तें क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर तीनों की तीनों शर्तें आप पूरी कर रहे हो तब आपको 2 लाख रुपए तक मिलेगा मैक्सिमम। अगर उसमें से 3 में से कोई एक शर्त भी आपने डेविएट कर दी है, 3 शर्त है ना, 3 में से कोई एक भी अगर आपने डेविएट कर दिया, नहीं कर पाए, जैसे मान लीजिए आपने मकान जो लिया है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, बाकी 2 शर्त पूरी कर रहे हो मान लो, लेकिन मकान जो लिया था वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था या रिपेयर के लिए लिया था लोन, तो भैया फिर कितना मिलेगा, 30,000। या मान लीजिए लोन जो लिया था आपने 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया था, मान लो 95 में लिया था, तो फिर कितना मिलेगा, 30,000। मान लीजिए आप मकान पूरा कर ही नहीं पाए, मकान को कंप्लीट ही नहीं करा पाए, तो कितना मिलेगा फिर। हाँ, तो देखो ये चेक करने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को, ये 2 चीज़ से ही आपका कहानी बन जाती है। ये 2 चीज़ को याद रखना, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। जनरली ये 2 चीज़ को आप याद रखना, बस ये 2 चीज़ को देखना, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो समझ में आ गया शर्तें आपको, 30,000 कम मिलेगा, 2 लाख कम मिलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का रूल क्या है, कैसे मिलेगा ये, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्या मिलेगा, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब इसको ज्यादा बताऊंगा, तब अच्छे समझ में आएगा, बट इतना याद रखो, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका छूट मिलता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलता है, 5 साल तक मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ठीक है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर, यहाँ लिख दूं, जगह नहीं मेरे पास, 1 मिनट, फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। मकान जब बन जाएगा ना आप लोगों का, कंप्लीट हो जाएगा, फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर, ठीक है, उस साल से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। चलो जब इसकी वक्त आएगी तो बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ तक समझ में आया बातें, कौन से रूल फुलफिल होने चाहिए, तीनों रूल फुलफिल होगा तो 2 लाख, तीनों में से कोई एक रूल भी अगर डेविएट हो गया तो फिर 30,000। रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो बताओ। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने प्रॉपर्टी, किराए की प्रॉपर्टी है या कैसी प्रॉपर्टी है, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी समझी जाए तो बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी बनेगा 100% डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्यों ना हो, चाहे कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्यों ना हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी को आप सेल्फ इस्तेमाल कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट मिलता है, बट लिमिट में मिलता है, या तो 30,000 मिलेगा या तो 2 लाख मिलेगा। अगर आपको 2 लाख चाहिए तो तीनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, एक भी शर्त छूटना नहीं चाहिए। वादा करो कि मकान जो लिए थे, लोन लिए थे, वो घर बनवाने के लिए, वो खरीदने के लिए लिए थे। वादा करो कि जो मकान लोन लिए थे वो 1 अप्रैल 1999 के दिन लिए थे या उसके बाद लिए थे। वादा करो कि आपका मकान जो है जिस साल लोन लिए थे उस सेशन से आने वाले 4 साल में, मतलब 3 साल, अगला 3 साल में बोल सकते हैं, आपका मकान बनकर क्या हो जाए, तैयार हो जाए, ठीक है। अगर तीनों शर्त पूरी कर दोगे तो ये मिलेगा, अदरवाइज फिर कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन पीरियड का छूट कैसे मिलेगा, चाहे यहाँ की बात हो या यहाँ की बात हो, दोनों की बात हो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगा। किसमें मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में फ्रॉम द कंप्लीटेड ईयर। अब जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। सबसे इजी चैप्टर है ये, दिखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, एक पेज का क्वेश्चन दिखेगा, दम कुछ नहीं है इसमें, हाँ एकदम फट से सॉल्व होगा। समझ में आ गया, चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके, समझ में आया। तो आज मैंने इसके 100% रूल क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन अपन कल से करते हैं, तो रूल को अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। ये रूल पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को ऐप में क्या मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। हर एक नोट्स का पीडीएफ आपको रेगुलर ऐप में अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ का हर एक चैप्टर के साथ, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर है ना, उसमें पीडीएफ होगा, देखना हाउस प्रॉपर्टी वाले के साथ।
ठीक है, उसी में PDF में आप लोग देखेंगे, रेगुलर नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, बाय।